गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। देश में विजय दिवस की धूम, पाकिस्तान को मात देकर रचा था गौरवमयी इतिहास। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 से 23 दिसंबर तक। बीजेपी अध्यक्ष का दावा, हिमाचल में भी पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करेगी पार्टी। और शिमला कालका हेरिटेज लाइन 9 महीने बाद फिर हुई शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर भारतीय सेना ने दुनिया में एक अलग देश बनाने के पीछे अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान ने युद्ध में न केवल मुंह की खाई, बल्कि पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटकर विश्व में एक नए देश के रूप में स्थापित हो गया था। वार मेमोरियल पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और 4 स्वर्णिम मशालें देश के चारों कोनों के लिए रवाना भी की। इस दिन को भारतीय सैन्य की वीरता और शौर्य के रूप में बताया भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार मेमोरियल में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 4 स्वर्णिम मशालों को देश के चारों कोनों को भेजा गया। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान ने न केवल घुटने टेके थे, बल्कि उनके 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी थी। उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसमें बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन गया था। उन्नीस सौ 1971 को पाकिस्तान की शिकस्त के बाद विजय दिवस अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। प्रधानमंत्री ने वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद 4 स्वर्णिम मशालों को देश भर में शहीदों की याद में रवाना किया। विजय दिवस के 50 वर्ष पूरा होने पर 4 स्वर्णिम मशालें विजय गाथा के प्रतीक के रूप में रवाना की गई। ये मशालें देश में शहीदों के गांव तक पहुंचेगी और वर्ष भर विजय दिवस का ये जश्न देश भर में मनाया जाएगा।
स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। स्वर्णिम विजय मशाल फ्लेम ऑफ ग्लोरी यहां से चारों दिशाओं में भेजी जाएंगी। वॉर वेटरन्स, युद्ध के वयोवृद्ध विजेता इस मशाल को थामे हुए और प्रधानमंत्री स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए। कर्नल अशोक कुमार तारा वीर चक्र अवॉर्डी, कर्नल चंद्रपाल वीर चक्र अवॉर्डी, ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह वीर चक्र अवॉर्डी, कैप्टन सुरेश सोफा नौसेना मेडल से सम्मानित, फ्लाइट लेफ्टिनेंट महावीर प्रसाद प्रेमी वीर चक्र अवॉर्डी। इन मशालों को शहीदों के गांव तक ले जाया जाएगा। इस युद्ध के बाद भारतीय सेना के शौर्य का विश्व भर में लोहा माना गया था। माननीय प्रधानमंत्री विजिटर बुक में डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। हर काम देश के नाम, इस नारे को चरितार्थ करते हुए भारत के प्रधानमंत्री। मेरा जुनून हिंदुस्तान, मेरा कर्म हिंदुस्तान, मेरी निष्ठा हिंदुस्तान, हर बूंद रक्त मेरे देश के नाम, हर बूंद का बस यही नाम, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। इस अवसर पर देश भर से सेना के लिए बधाई दी। सीएम उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस अवसर पर द रीप टाइम्स के माध्यम से बधाई दी। देश की सेना का जलवा 1971 की जंग में भी था और आज भी सेना शत्रु के घर में घुसकर प्रहार करने का सामर्थ्य रखती है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना, पूर्व सैनिकों, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय सेना के वीर जवानों द्वारा पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और मान को स्थापित करता है। विश्व के सैन्य इतिहास में 16 दिसंबर वीरता व पराक्रम का ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन मात्र 13 दिन में भारतीय सैनिकों के साहस व बहादुरी के सामने नतमस्तक होकर पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। सैन्य इतिहास की यह सबसे बड़ी विजय थी। मैं 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए हमारे वीर सपूतों को नमन करता हूँ। हमारे सैनिकों के पराक्रम से पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूटा। स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को भारतीय सेना के इस गौरवपूर्ण इतिहास, शौर्य, त्याग व बलिदान के बारे में बताया जाना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीरभूमि भी है। यहाँ सदैव देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रही है। हमारा सैनिकों के प्रति श्रद्धा का भाव है। प्रदेश में सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जा रहा है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रहे हैं। राज्य में भारतीय सेना को समर्पित एक ऐसा भव्य सैन्य धाम बनाया जा रहा है जिसमें भारतीय सेना का गौरवमय इतिहास की झलक प्रदर्शित की जाएगी। इससे हमारी भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक हमेशा तत्परता के साथ अपना योगदान देते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमें अपने सैनिकों की वीरता पर नाज है और पूरा देश उनकी बहादुरी को नमन करता है। एक बार पुनः आप सभी को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। इस अवसर पर IIRD के कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिगेडियर BK खन्ना ने भी देशवासियों को बधाई संदेश दिया। मेरा नाम ब्रिगेडियर डॉक्टर BK खन्ना है और मैं 5 राजपूताना राइफल इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ। आज से 49 साल पहले 1971 के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था कॉन्टिनेंट के अंदर, जबकि एक नया देश क्रिएट किया गया था और 93,000 पाकिस्तानी ट्रुप्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था, जिसको कि हम बांग्लादेश वॉर या इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 वॉर कहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस वॉर के अंदर हिस्सा लिया। उस टाइम के अंदर मैं यंग कैप्टन था। हम नागालैंड के अंदर थे और हमारा ब्रिगेड नागालैंड से अगस्त के अंदर
धर्मापुर एरिया के अंदर आया था, जो कि असम के अंदर है। और 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद में हम नवंबर के अंदर 24-25 नवंबर को हम पाकिस्तान के अंदर एंटर किया था। और इनिशियली हमने जो है वहाँ पे जो बागान हैं बॉर्डर के साथ के अंदर, चाय के बागान, उनको कैप्चर किया। और साथ ही साथ के अंदर शमशेर नगर का जो बॉर्डर टाउन था उसको भी कैप्चर किया। जब तक ये सब हुआ गया था, जब तक कि हम 3 दिसंबर जबकि वॉर हुए उससे पहले उसके बाद में जो है हमने जो है मौलवी बाज़ार, और मौलवी बाज़ार के बाद में हम मेघना रिवर में गए और मेघना रिवर को क्रॉस किया। और क्रॉस करने के बाद में सिलेट के अंदर हमने कैप्चर किया। पर 4 दिसंबर को हमें जब पता लग गया था कि कोई भी एयरक्राफ्ट जो ऊपर जाएगा वो इंडियन होगा, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो मूवमेंट है मौलवी बाज़ार तक पहुंचने का और उससे आगे जाने का, वो आगे बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया था। और जब भी सिलेक्ट कैप्चर करने के बाद में हमें वहाँ से एयरलिफ्ट करके वापस इंडिया के अंदर, इंडियन साइड के अंदर लेके आ गए अगरतला के अंदर। और उस टाइम के अंदर ये बातचीत चल रही थी पाकिस्तान सरेंडर कर रहे हैं। और पाकिस्तान सरेंडर जो है ये कंटीजेंसी कही गई थी, अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया है तो हम 16 दिसंबर को 15-16 दिसंबर की नाइट को हम वहाँ पर जो है ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर हम ड्रॉप किए जाएंगे। और पर 15 दिसंबर को हमें पता लग गया कि अगले दिन सरेंडर हो रहा है, तो इसीलिए नहीं वहाँ पर गए, ड्रॉप नहीं हुआ। पर 16 दिसंबर को हम जो है अगरतला से लेकर अपनी गाड़ियों के अंदर गए थे ढाका के अंदर, और जो सरेंडर हुआ उसके अंदर हम पार्टिसिपेट किया था। नमस्ते एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बहुत गर्व की बात है जब एक फ़ौजी की वाइफ या फ़ौजी महिला जब आके अपने हस्बैंड को रिलेट करती है। आई फील प्राउड टू बी ब्रिगेडियर खन्ना's वाइफ एंड आई डॉक्टर नीना खन्ना। मैं बताना चाहती हूँ यहाँ कि 1971 वॉर ऐसा टाइम था जब हम सब डिपेंड करते थे रेडियो न्यूज़ पे। और वॉर टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब लगता है कब आएंगे वापस। आई न्यू द मैन आई वॉज टू मैरी एंड thus आई वॉज वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक होम सेफली। देश का हर नागरिक सेना के साथ इस गौरवमयी क्षण में खड़ा है। द रीप टाइम्स भी इस ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरा होने पर बधाई देता है। सैलानियों की पहली पसंद अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न 3D पारदर्शी शीशों वाली शिमला कालका हेरिटेज रेलवे लाइन 9 महीने बाद शुरू हो गई है। शिमला कालका यूनेस्को हेरिटेज रेल लाइन ने अपना सफर 1 साल पहले शुरू किया था। 7 कोच वाली विस्टा डोम में 6 कोचेज 3D और 1 स्पेशल कोच है। दुनिया भर में शिमला घूमने वाले सैलानियों की पहली पसंद शिमला कालका टॉय ट्रेन का सफर फिर से शुरू हो गया है। शिमला कालका रेल लाइन पर करीब 9 महीने बाद आज दोबारा विस्टा डोम स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई। सुबह कालका से 7 बजे चली ये ट्रेन 11:55 पर शिमला पहुंची। जो स्पेशल ट्रेन है यूरो 45-17 यूरो 45-18 अनाउंस करी गई है, जो आज इसका पहला ट्रिप था जो भी आपके सामने आया है। इसमें जो 6 कोचेस हैं जो वो एग्जीक्यूटिव कोचेज हैं, जो सिटी स्पेशल ट्रेन कोचेज होते हैं जो वो हैं, और एक SLR है। और ये इसका जो किराया है कालका से शिमला 800 रुपये है। ये डेली बेसिस पे चलेगी। इसके टिल फर्दर ऑर्डर जो है इसके ऑर्डर आए हैं कि अगले आदेशों तक इसको चलाया जाए। ये कालका से सुबह 7 बजे चलती है। यहाँ पे इसका आगमन समय जो कागजों में 11:55 है, और यहाँ से वापसी इसकी 3:50 है, और ये 9:15 पे कालका पहुँचेगी। गाड़ी अनाउंस हुई थी तो देर रात इसको हमने कंप्यूटर पे डाला गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अभी काफ़ी लोगों को आपके द्वारा पता लगेगा अभी गाड़ी चली है, कईयों को वैसे पता चल चुका होगा। तो हमें उम्मीद है कि आगे इसमें और बेहतर रश देखने को मिलेगा। आज इसमें 10 लोगों ने सफर किया कालका से शिमला। 10 यात्रियों को लेकर पहुंची विस्टा डोम में हालांकि आज यात्री कम आ पाए, लेकिन रेलवे को उम्मीद है कि अब जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी, इसमें यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। गौरतलब है कि कोरोना काल में सभी सेवाओं पर हुए असर से शिमला कालका रेलवे को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन रेलवे को उम्मीद है कि धीरे धीरे सब सामान्य हो जाने के बाद शिमला कालका पर यात्रियों खासकर सैलानियों की संख्या बढ़ेगी और रोमांच का ये सफर
दोबारा शुरू हो पाएगा। 21 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्थित विधानसभा भवन के सभा मंडप का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने परिसर के भीतर प्रकाश पंत भवन में कक्ष संख्या 107 का भी निरीक्षण किया, जिसमें सत्र के दौरान 30 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सभा मंडप में आवश्यक सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव के मद्देनजर विधानसभा सत्र के लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सदन में हर प्रकार से विधायक अपनी बात रख सकें, ऐसी व्यवस्था सभा मंडप एवं कक्षा संख्या 107 में की गई है। कोई भी सदस्य अपनी बात रखने से वंचित नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे वर्चुअल जोड़ने की जो हमारी सोच थी, उस पर माननीय विधायकगणों ने सीधा कहा है कि वो इस दौरान वो सदन में उपस्थित रहना चाहेंगे फिजिकली तौर पे, और हमने भी उस बात के नाते उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने व्यवस्था की है। तो हमारे यहाँ 29 सीटिंग्स होंगी मंडप में, 11 जो हमारे सामने 3 दीर्घाएँ होंगी उसमें, और शेष जो 30 हैं वो 107 नंबर पे होंगी। यानी कुल मिला के 70 हमारे माननीय विधायकगणों की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो माननीय मंत्रीगण का आरक्षित सीट है, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष जी की जो आरक्षित सीट है, उनको छोड़ के शेष लोग अपने पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति में रहेंगे। जो माननीय विधायक पहले आएंगे वो अपनी सीट वहाँ लेंगे, शेष 107 में बैठेंगे। ये हम लिखित में भी जारी करें ताकि किसी को ये कहने का मौका न मिले कि साहब हमें वहाँ के बैठाया, हम यहाँ के बैठाया। इसलिए सबसे व्यक्तिगत आग्रह भी कर रहे हैं और लिखित में भेज रहे हैं, और किसी को परेशानी भी ना हो। हम सभी को यदि 107 नंबर में भी यदि वो बैठते हैं तो उनसे वर्चुअल जुड़ने की व्यवस्था रहेगी। यदि कोई प्रश्न उठाना चाहेगा, कोई किसी प्रकार से माननीय विधायक अपनी बात कहना चाहेगा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में पीठ से रहेगा। यानी कि मैं यदि सदन में पीठ पे बैठा हूँ तो मेरे कांटेक्ट में रहेगा, सामने स्क्रीन लगी रहेगी, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी या कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। 21 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले 3 दिवसीय सत्र के दौरान कोरोना संक्रमण के प्रभाव से बचने के लिए सदन में पूर्ण रूप से एसओपी का पालन किया जाएगा और सभी विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जाएगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभी विधायकों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। पॉजिटिव विधायक सदन में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित होंगे। विधानसभा सत्र को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तय सीमा के अंतर्गत टेस्ट करवाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों, मंत्रीगणों व अधिकारियों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों से अपील की है कि स्वयं की एवं अन्य लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से सभी विधायक एवं मंत्रीगण टेस्ट जरूर करवाएं। देखिए, सामान्य तौर पे जो हमारे सत्र आज से पहले हुए हैं वो सुरक्षा दृष्टि से हम लोग पहले हम लोग सुरक्षा की और तमाम बैठकों को हम लोग लेते हैं। सभी अधिकारी उसमें उपस्थित है आज भी, और इस दौरान हमने जो बातें तय की हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सबसे पहले तो यही तय हुआ कि जो भी माननीय विधायकगण इस दौरान उपस्थित होंगे उनके थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज करना और उनका टेस्ट करना ये आवश्यक रहेगा। हमने ये भी कहा था कि हम लोग उनका रैपिड टेस्ट करेंगे, लेकिन आज एक निर्णय और भी हुआ है कि सभी को यहाँ से गाइडलाइंस जारी होंगी। जो माननीय विधायक अपने यहाँ से RT-PCR टेस्ट करा के भी लाएंगे, 3 दिन वैसे मैंने कल भी ये बात कही थी, तो उसके लिए वहाँ व्यवस्था की जाएगी ताकि वो रिपोर्ट 3 दिन में यदि मिलती भी है और उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस नाते और कोई जो माननीय विधायक यहाँ पे 3 या 4 दिन पहले आ जाएंगे तो उनका भी RT-PCR टेस्ट कराएंगे, और उसके बाद उनके नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही हम उनको सदन में बैठने की अनुमति देंगे। और इसके साथ साथ जिस भी प्रकार के इस पूरे सत्र के दौरान
किसी भी दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र की अनुमति नहीं होगी। और जो हमारे गैर सरकारी लोग होंगे इस सत्र के दौरान उनको भी प्रवेश पत्र। देश भर में मिल रही जीत से लबरेज बीजेपी का कहना है कि यह सिलसिला हिमाचल के पंचायत चुनाव में भी जारी रहेगा और पार्टी जीत का परचम लहराएगी। पंचायत चुनाव के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है। संगठन और सरकार ने पूरी ईमानदारी से प्रदेश में जनहित में काम किया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत रोस्टर जारी होने के साथ ही पंचायत चुनावों को लेकर सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। चुनावों का ऐलान हालांकि होना अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भाजपा संगठन की तैयारियों के बल पर प्रदेश में आगामी पंचायती राज चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने महामारी के कठिन दौर में जनता के बीच रहकर पूरी शक्ति से सेवा का काम किया है और जनता के बीच रहकर लोगों की हर मदद की है। कोरोना के चलते मार्च 2020 से हिमाचल में सभी स्कूल बंद है। स्कूलों में ना तो कक्षाएं लग पाई है, ना ही बच्चे कभी स्कूल गए। बावजूद इसके निजी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों और बच्चों पर पूरी फीस देने का दबाव लगातार बना रहे हैं। कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने के बावजूद ऑनलाइन क्लासेज की आड़ में निजी स्कूल अभिभावकों से पूरी फीस वसूल करने पर आमादा है। हालात ये है कि स्कूल की ओर से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार फीस न देने वाले बच्चों के नाम लिखकर फीस देने का दबाव बनाया जा रहा है। निजी स्कूलों की इस मनमानी से तंग आकर अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। देखिए, आप लोग देखिए कि आप लोग देख रहे हैं पूरे हिमाचल में भी आज प्रदर्शन हो रहे हैं निजी स्कूलों को लेकर के, ये फीस रेगुलेट को करने को लेकर के। तंग आकर अभिभावक सरकार के दरबार में पहुंचे, लेकिन सरकार की ओर से महज आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लिया गया। ऐसे में अब अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। लूट पे रोक लगा, मनमर्जी की फीस वसूलना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फीस के अलावा चार्ज वसूलने बंद करो। अभिभावकों का कहना है कि मामले में सरकार की ओर से आश्वासन तो दिया गया कि निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही वसूलेंगे, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में प्रबंधन की ओर से लगातार पूरी फीस वसूलने का दबाव अभिभावकों और बच्चों पर बनाया जा रहा है। यही कारण है कि अभिभावक सड़कों पर उतर आए और शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री का तर्क है कि सरकार का निजी स्कूलों पर प्रत्यक्ष तौर पर कोई नियंत्रण नहीं है। आगामी विधानसभा सत्र में पुराने एक्ट में संशोधन किया जाएगा ताकि फीस को रेगुलेट किया जा सके। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि फिलहाल स्कूलों को ट्यूशन फीस ही वसूलने को कहा गया है। मेरा सभी निजी स्कूलों से भी निवेदन है और मैं अपील करता हूँ कि कोरोना आया है जो अनेक प्रकार की समस्याएं लेकर के आया है और उसमें हर वर्ग का और हर सेक्शन का नुकसान भी हुआ है। लेकिन ऐसे में निजी स्कूल बहुत से तो इतना बढ़िया कर रहे हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि बहुत से बच्चों की फीस भी माफ़ की है और अनेकों ऐसे गरीब बच्चे जिनको फीस देने में दिक्कत है, स्वयं भी अनेक निजी स्कूल ऐसे जो आगे बढ़ करके बच्चों की और अभिभावकों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे विद्यालय हैं, सरकार ने पहले भी कहा है कि केवल मात्र आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं, इतना तो है, लेकिन अन्य अगर कोई एनुअल फीस है, कोई बिल्डिंग फंड है या फिर कोई भी और, वो सबके सब आपको नहीं लेने चाहिए। अब तो हम ये कहते हैं कि वैक्सीन आने वाली है, थोड़ा सा संयम बरतें हैं और इसलिए हमने विभाग को भी कहा है कि इन स्कूलों से बातचीत करें। पहले भी बैठक ली है, लेकिन उसमें एक सख्ती से हमने कहा है कि भाई अब यह है कि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त और आपको नहीं लेना चाहिए और इसलिए उसमें हम, और दूसरा यह है कि देखिए आज तक कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई है और जिसके कारण से कोई सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार था नहीं कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर सकते हैं।
लेकिन हमने अब ये सारी जो स्थिति देखी है तो अभी हम आने वाले समय में एक्ट में ही संशोधन करेंगे और निश्चित रूप से निजी स्कूलों पर भी कहीं ना कहीं पर इस प्रकार का नियंत्रण रहे, ताकि ये जो फीस इत्यादि जो मामले हैं इन सब का समाधान सरकार कर सके, ये हम करेंगे। लेकिन अभी तो इतना ही कि ट्यूशन फीस लें, उसके लिए हमने कहा है। और आज भी शिमला के कुछ स्कूलों को हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने बुलाया है और उनसे बात करेंगे। और कुछ अभिभावक मुझसे मिले थे। एक्चुअली हम लोग कल शिक्षा मंत्री से मिले, जैसा भी हमारे सारे प्रतिनिधिमंडल ने आपको बताया, सारे स्कूलों के जो अभिभावक हैं वो यहाँ आए, कल मिले हैं। शिक्षा मंत्री जी ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि हम इसमें लेंगे, बट हम ये चाहते हैं कि कुछ रिटर्न में या कुछ इंस्ट्रक्शन डायरेक्टरेट को और स्कूलों को जाए, जिससे वो इस बात को क्लियरली समझें कि हमें इस सेशन में केवल ट्यूशन फीस लेना है, एनुअल फीस नहीं लेना है, और इस पे कोई कानून बने। निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली को लेकर की जा रही मनमानी का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी निजी स्कूलों पर अनेक गतिविधियों के नाम पर अभिभावकों की जेब ढीली करने के आरोप लगते रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार कैसे निजी स्कूलों की इस मनमानी को लेकर नकेल कसती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।